मैं शिव कुमार मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास। आज का हमारा टॉपिक है पुष्यमित्र शुंग एवं उसका शासनकाल। हम सबसे पहले पुष्यमित्र के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करेंगे। पुष्यमित्र शुंग मौर्यों के समय उनका सेनापति था। मौर्यों के समय वह अवंती प्रांत का गवर्नर था। यद्यपि यह अधीनता नाम मात्र की थी, उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त के सेनापति के रूप में कार्य किया। उसने अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर 185 ईस्वी के आसपास नए वंश की स्थापना की और अपना राज्याभिषेक स्थापित किया, राज्याभिषेक करवाया। तो पुष्यमित्र शुंग को शुंग वंश का संस्थापक माना जाता है और वह ब्राह्मण वंश का पुनरुद्धारक भी माना जाता है। पुष्यमित्र ने विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। क्यों? क्योंकि यह पाटलिपुत्र से दूर थी, इसलिए उसने अपने पुत्र को वहां का राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया। पुष्यमित्र शुंग ने सम्राट की उपाधि नहीं ली, उसने सेनापति की ही उपाधि ली। इसके बाद जब उसका उत्तराधिकारी अग्निमित्र गद्दी पर बैठा, तब उसने राजा की उपाधि का प्रयोग किया। अब हम पुष्यमित्र शुंग के साम्राज्य विस्तार और उसके युद्धों के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से उसके विदर्भ से संघर्ष या युद्ध और यूनानियों से आक्रमण की चर्चा करेंगे। सबसे पहले विदर्भ से संघर्ष। विदर्भ बरार का क्षेत्र था। विशेष रूप से वर्तमान महाराष्ट्र का जो बरार का क्षेत्र है वह विदर्भ कहलाता है। हमें मालविकाग्निमित्र नामक नाटक से जानकारी मिलती है कि उसने विदर्भ के साथ संघर्ष किया था। विदर्भ का शासक पुष्यमित्र शुंग के समय यज्ञसेन था। यज्ञसेन विदर्भ का प्रांतीय शासक था जो पुष्यमित्र शुंग के समय अब स्वतंत्र हो चुका था। इस समय विदिशा प्रांत जो विदर्भ से लगा हुआ था, वहां का प्रांतपति पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र था। अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन के साथ विदर्भ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में अग्निमित्र ने अपने सेनापति वीरसेन सहित यज्ञसेन को पराजित कर दिया। वीरसेन के माध्यम से यज्ञसेन को पराजित कर दिया और बाद में पुष्यमित्र शुंग की अधीनता यज्ञसेन ने स्वीकार कर ली। विदर्भ से युद्ध के बाद पुष्यमित्र शुंग के समय की सबसे बड़ी घटना है यवनों का आक्रमण या यूनानियों का आक्रमण। पुष्यमित्र के समय यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बारे में हमें पतंजलि के महाभाष्य के अतिरिक्त गार्गी संहिता से भी जानकारी मिलती है और कालिदास के मालविकाग्निमित्र से भी जानकारी प्राप्त होती है। इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र के समय 2 बार यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था। पहला यूनानी आक्रमण मिनांडर ने किया था। मिनांडर पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र के हाथों से पराजित हुआ था। यवन आक्रमणकारी के बारे में लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। जैसे कि रैप्सन और स्मिथ आदि विद्वानों का मानना है कि यवन आक्रमण का नेता मिनांडर था, जबकि भारतीय इतिहासकार भंडारकर, रायचौधरी, जायसवाल आदि मानते हैं कि डेमेट्रियस ने आक्रमण किया था। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि संभावना यह है कि मिनांडर उस समय डेमेट्रियस का एक सेनापति रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है, विभिन्न ग्रंथों से यह जानकारी प्राप्त होती है कि मिनांडर ने आक्रमण किया था। हमें विभिन्न ग्रंथों से भी यवनों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे पतंजलि के महाभाष्य में यवनों के आक्रमण के बारे में लिखा है कि यवनों ने अयोध्या और मध्यमिका अर्थात नागरी यानी चित्तौड़ के पास स्थित स्थान पर आक्रमण किया था। गार्गी संहिता से भी यूनानियों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। गार्गी संहिता से हमें यूनानियों के साकेत, मथुरा, पांचाल, पाटलिपुत्र पर आक्रमण का वर्णन मिलता है। मालविकाग्निमित्र में पुष्यमित्र के पुत्र वसुमित्र और यवनों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है और इसका कारण अश्वमेध के घोड़े को यवनों द्वारा पकड़ना बताया गया है। पुष्यमित्र के विदर्भ तक साम्राज्य विस्तार और यूनानियों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप
कुछ क्षेत्रों तक विस्तार की जानकारी हमें प्राप्त होती है। यहाँ अगर हम समग्र रूप से देखें तो पुष्यमित्र के साम्राज्य के विस्तार के बारे में मुख्य रूप से दिव्यावदान और मालविकाग्नि मित्र से प्रमुख रूप से जानकारी प्राप्त होती है। विद्वानों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग का राज्य पंजाब में सिंधु नदी तक था, किंतु यवन आक्रमण एवं यवनों की मुद्राओं के आधार पर विद्वानों का ये मानना है कि जब मथुरा के आगे का पश्चिम का क्षेत्र यवनों के अधिकार में चला गया, तब पुष्यमित्र शुंग का राज्य पश्चिम की ओर से सिकुड़ गया। पश्चिम का कुछ क्षेत्र यवनों के अधिकार में आ गया। दक्षिण पश्चिम में अवंती एवं दक्षिण में नर्मदा नदी तक पुष्यमित्र शुंग का अधिकार था, वहां तक इसकी सीमा थी। दक्षिण पूर्व की अगर बात करें तो कलिंग तक पुष्यमित्र शुंग का राज्य था। पूर्व में पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी और कौशल यानी अयोध्या का इलाका भी उसके अधीन था। पुष्यमित्र के अन्य कार्यों के बारे में बात करें तो उसे ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धारक माना जाता है। उसने यज्ञ आदि का प्रारंभ करवाया, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान किया। पतंजलि के महाभाष्य एवं कालिदास की मालविकाग्नि मित्र से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन एक अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण निश्चित रूप से मिलता है और उसके यज्ञकर्ता उसके पुरोहित पतंजलि थे। विद्वान पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित तो थे ही, और उनकी सभा में उन्होंने प्रमुख ग्रंथों की भी रचना की। पतंजलि ने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की। पतंजलि ने संस्कृत भाषा की जटिलता को दूर करने के लिए और उसे सुगम बनाने की दृष्टि से व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी को समझाते हुए व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी पर एक टीका लिखी, जो महाभाष्य के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समय मनुस्मृति की भी रचना मानी जाती है। इसके शासनकाल में ही मनुस्मृति को रचा गया ऐसा माना जाता है।